तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई दी। उन्होंने मेगा वैक्सीनेशन की शुरुआत करने से पहले सफेद बोर्ड पर उन्हें संदेश लिखकर शुभकामनाएं दी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सफेद बोर्ड पर माननीय प्रधानमंत्री जी को 71वें जन्मदिन पर संदेश लिखकर बधाई देते हुए तो माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं हार्दिक। जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य से हम लोग निश्चित रूप से ऊपर जाएंगे। तो आज तो ये शुरू हुआ है और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर जो तय किया कि हम 30 लाख से भी ज़्यादा करेंगे, निश्चित रूप से 30 लाख से ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे। और आज का दिन तो उनके लिए तो हम तो विशेष तौर पर शुभकामनाएं देते हैं। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत जमुई में 70,000 लोगों को आज वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। वैक्सीनेशन के लिए पूरे जिले में 342 केंद्र बनाए गए हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज महाअभियान चलाया जा रहा है टीकाकरण को लेकर, और जमुई में भी देखा जाए तो इसकी टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही टीकाकरण शुरू हुआ है और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है इसलिए विशेष टीकाकरण का आयोजन किया गया है। देख सकते हैं आप, शहर का स्टेडियम मैदान है जिस स्टेडियम को सजाया गया है और यहाँ पर टीका लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आए हुए हैं, खास करके बैनर और पोस्टर लगाए गए यहाँ पर। जहाँ तक अगर बात की जाए कोविड गाइडलाइन नियमों का पालन करते हुए आपस की दूरी और साथ ही मास्क जरूरी, उसका भी नियम का पालन किया जा रहा है। जमुई जिले की अगर बात करें तो महाअभियान को लेकर 342 केंद्र बनाए गए हैं और 342 केंद्रों पर टीकाकरण हो रहा है और लक्ष्य रखा गया है कि ज़िले में आज 70,000 लोगों को टीका दिया जाएगा, पहला डोज या दूसरा डोज। और उसके लिए तमाम जो स्वास्थ्य विभाग इंतजाम कर रखी है, जिले के सभी प्रखंड क्षेत्रों में और केंद्रों पर जहाँ जहाँ पर टीकाकरण हुआ है वहाँ पर निर्देश दिया गया है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं और टीका ले रहे हैं। कुछ लोग आए हैं यहाँ पर आज मोदी जी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ये खास अवसर रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे टीकाकरण को लेकर? जी, ये नरेंद्र मोदी को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा उन्होंने जो ये अभियान चलाया है इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी और जो भी छूट गए हैं टीकाकरण करवाने में वो टीकाकरण करवाएंगे। आज लोगों से अपील यही है कि वो आए यहाँ पे टीकाकरण करवाएं और मतलब देश के कोरोना वायरस से लड़ने में देश का सहायता करें। सरकार लड़ रही है, उसमें आम लोगों की भागीदारी होगी। जाहिर तौर पर इस तरह के अभियान होंगे और लोग इसमें शामिल होंगे तो कोरोना से लड़ाई निश्चित रूप से हम लोग जीत जाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं और इस दिन को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खास दिन बनाने में जुटे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी ऑफिस में खास यादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। ऑफिस में पीएम मोदी के जीवन से जुड़ी हुई चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें उनके बचपन से लेकर अभी तक के जीवन को चित्रों के जरिए दर्शाया और दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने जो विकास कार्य किए और प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य इस वक्त किए जा रहे हैं, उन सारे संग्रहों को, उन यादों को, उन कार्यों को, सभी को चित्रों के जरिए यहां पर बताया और दिखाया गया है। देखते हैं संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसे खास बनाने के लिए
बीजेपी कार्यालय में विशेष तैयारी की गई है। यहाँ एक प्रदर्शनी लगाई गई है चित्रों की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर अभी तक की जो जुड़ी हुई प्रमुख कहानियां हैं उन्हें दर्शाया गया है। देखिए इसमें किस तरीके से बताया गया है कि जब नरेंद्र मोदी 7 से 8 साल के थे, उन्होंने कैसे मगरमच्छ के बच्चा को पकड़ लिया था और वो उसे लेकर के आ गए थे, बचपन से लेकर के जवानी तक। और उसके बाद जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो उन्होंने विकास कार्यों को गुजरात में किया, उसकी तस्वीर यहाँ लगाई गई है इस कमरे में। इसके आगे जो दूसरा कमरा है, वहाँ जब वो प्रधानमंत्री बने उसकी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, जो भी बातें हैं, वो लगाई गई है। नीतीश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता मौजूद हैं। नीतीश जी, प्रधानमंत्री से जुड़ी तमाम यादों को आपने यहाँ सहेजने की कोशिश की है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस एग्जीबिशन के माध्यम से मतलब जो व्यक्ति जिनकी या जिन लोगों की इच्छा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में जाने, व्यक्तित्व के बारे में जाने, उनका बचपन कैसा रहा है, तो इस प्रदर्शनी के माध्यम से आप अपने प्रधानमंत्री जी को समझ सकते हैं। बचपन से लेकर अभी तक की तमाम यादें प्रधानमंत्री की जो हैं, जो भी महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए, आप लोगों ने काफी तैयारी की है और एक एक चीज को दिखाने की कोशिश भी की है। जी, ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी का 71वां जन्मदिन है और हम लोग ये मानते हैं कि वो आधुनिक युग के विश्वकर्मा है। आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो इस युग के विश्वकर्मा के लिए ये पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है। उनके पूरे संघर्ष की कहानी है। जैसे लोग कहते हैं कि दूसरे विपक्ष या विपक्ष वाले कहते हैं कि वो आज कर रहे हैं, देख के कर रहे हैं, देख के सोचते हैं, तो उन सबको भी हम लोग आमंत्रित करते हैं आपके माध्यम से कि वो आकर इस प्रदर्शनी को देखें और समझे कि बचपन से उनकी सोच कैसी थी है। और लगातार ये कार्यक्रम 20 दिनों तक चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के पूरे अभी तक के जीवन काल में जो उनके द्वारा काम किए गए हैं बचपन से लेकर अभी तक, उसे दिखाने की कोशिश की गई है। और जन्मदिन को बेहद खास बनाया जा रहा है। और एक और बिहार सरकार की तरफ से भी बड़ा तोहफा दिया जा रहा है, मेगा वैक्सीनेशन कराकर। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो पीएम मोदी के जन्मदिन को बिहार में भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। जन्मदिन पर किस तरह से अनोखा सेलिब्रेशन हो रहा है, 5 तस्वीरों के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां दरभंगा में देखिए 71 नाव पर 71 केक और 71 किलोग्राम का केक जो है वो काटा गया। पटना से ये खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहां पर चित्रों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी तक के जीवन काल को दर्शाया और चरितार्थ किया गया है। 71 खिट्टा घी का लड्डू का भोग दरभंगा में सांसद गोपाल जी ठाकुर की तरफ से चढ़ाया गया। वहीं पटना में देखिए अपने अपने तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन के अवसर पर 71,000 मछलियों चारा जो है वो डाला गया। और ये तस्वीरें आपके पास 5 जगहों से, पटना के अलग अलग जगहों से, नमो चाय टी स्टॉल की तस्वीरें भी, जहां पर लोग चाय पर चर्चा की शुरुआत की यादों को भी यहां साझा करते नजर आए। दरभंगा में मछुआरा समाज ने अनोखे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया है। शहर के हराही तालाब की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर 71 नाव पर 71 केक के साथ 71 किलोग्राम का एक बड़ा केक काटा गया। बीजेपी नेताओं ने केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज से उन्हें बर्थडे विशेस किया। समारोह की भव्यता कैसी दिख रही है और किस तरीके से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी जा रही है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लहेरिया सराय के हनुमान मंदिर में पूजा की और 71 छिट्टा घी के लड्डू का भोग लगाया। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर सांसद ने मंदिर परिसर में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना करते नजर आए। इस मौके पर केवटी विधायक मुरारी मोहन झा के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुग जुग जीबो मोदी जी के नारे भी लगाए। खुशी का दिन है, जहाँ
एक तरफ बाबा विश्वकर्मा के पूरे देश में पूजन महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे नव भारत के विश्वकर्मा देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आज 71वां जन्म दिवस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर का जिक्र कर ले। प्रिंस पासवान से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत पर फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रखा है। 20 सितंबर को जमानत पर अब फैसला सामने आएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया और जो तारीख इस वक्त सामने है वो 20 सितंबर की है, जब जमानत पर फैसला सामने आएगा। क्या प्रिंस पासवान को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, इससे लेकर अभी थोड़ा इंतजार और लंबा खिंचता हुआ आपको बताते चलें कि रेप का आरोप लगाते हुए प्रिंस पासवान के ऊपर मामला दर्ज किया गया है और उसके बाद अब 20 सितंबर तक जमानत पर फैसला सुरक्षित है और इसलिए प्रिंस पासवान को 20 सितंबर का इंतजार करना होगा। तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बताते चलें कि प्रिंस पासवान ने इससे लेकर अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर रखी थी ताकि उन्हें जमानत मिल सके, लेकिन इस वक्त जो जानकारी बड़ी सामने आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 20 सितंबर तक इंतजार करना होगा प्रिंस पासवान को अग्रिम जमानत के फैसले के लिए। और सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, क्या जानकारी इस वक्त कोर्ट की तरफ से? अब भी फैसला 20 सितंबर तक सुरक्षित? जी बिल्कुल विवाह, देखिए प्रिंस पासवान की तरफ से ये अर्जी दाखिल की गई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया है उसके पीछे एक बड़ी साजिश की गई है और ये इससे पहले भी पीड़ित जो महिला है उनके खिलाफ उन्होंने मुकदमा कर रखा था एक्सटॉर्शन का, तो कहीं ना कहीं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पीड़ित महिला जो है उसने कोर्ट में आरोप लगाते हुए ये कहा है कि कुछ आपत्तिजनक वीडियो फिलहाल इस पूरे मामले में प्रिंस पासवान के पास है। पुलिस की तरफ से जो दलील दी गई थी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की आवश्यकता है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने उनकी इस जमानत अर्जी का विरोध किया था। बहरहाल कोर्ट में दोनों लोगों की दलीलों को सुना गया। कोर्ट ने दोनों लोगों की दलीलों को सुनने के बाद इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 20 सितंबर को कोर्ट इस पूरे मामले में अपना अहम फैसला सुनाएगा। 20 सितंबर को यह तय होगा कि प्रिंस पासवान को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, इसके साथ ही साथ सुशील हम ये भी मानकर चले या देखें कि प्रिंस पासवान को ये पता है कि जिस तरीके के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं उसमें ये अग्रिम जमानत उनके लिए बहुत जरूरी हो जाती है और इसीलिए उन्होंने ये तमाम एहतियाती कदम पहले उठाए। आज देखिए साफ तौर से जिस तरह आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, विवाद 376 का जो मुकदमा दर्ज होता है उसमें साफ तौर से जो और भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उस आदेश के मुताबिक तुरंत आरोपी जो होता है उसको गिरफ्तार करने का प्रावधान है और इसीलिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की जाती है आरोपियों की तरफ से कि वो फिलहाल कोर्ट में इसलिए अर्जी दाखिल करते हैं ताकि वो पुलिस की जांच में सहयोग करें और वो अपने पक्ष को रख सकें और इसीलिए फिलहाल प्रिंस पासवान भी कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने भी अपनी तरफ से भी कोर्ट में तमाम बातें कही हैं। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने पुलिस को अपना जो मोबाइल फोन है वो हैंडओवर किया है और इस पूरे मामले में पहले ही पीड़ित महिला ने उनको परेशान करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर उन्होंने जनवरी में ही मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें पीड़ित महिला और उसके एक साथी अभी भी जमानत पे हैं। तो इन तमाम पहलुओं को कोर्ट में उनके द्वारा रखा गया है। हालांकि पीड़ित महिला की तरफ से भी बताया गया है कि उनको बार बार धमकी दी जा रही थी और इस पूरे मामले में उनकी जान का खतरा है, तो दोनों पक्षों को सुनना कोर्ट के लिए बेहद आवश्यक था। लेकिन सुशील पांडे, ऐसे में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं, अब फैसला क्या आता है? क्या अग्रिम जमानत की इस याचिका को मंजूर किया जाता है या कोर्ट इससे खारिज करती है? इसके लिए अभी दोनों पक्षों को 20 सितंबर तक इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर बांका से आ रही है, जहां पर नदी में नहाने के दौरान 5 बच्चे डूबे हैं। बड़ी खबर इस वक्त बांका से, नहाने के दौरान नदी में 5 बच्चे डूबे हैं। 2 बच्चों की मौत हो गई है, जिनके शव को लोगों ने बाहर निकाला है। 3 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर खोजबीन इस वक्त जारी है। धोरैया के
श्रीपाथर गहिया नदी में यह हादसा हुआ, जहां पर नहाने के दौरान 5 बच्चे डूब गए, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। 3 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन इस वक्त जारी। तो 3 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर खोजबीन इस वक्त की जा रही है। 2 बच्चों के शव को गांव के लोगों ने ही बाहर निकाल लिया है और सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नागेंद्र, आखिर कैसे यह हादसा होता है और जिस वक्त बच्चे डूब रहे थे इस नदी के आसपास क्या बड़ों की मौजूदगी नहीं थी? मैं आपको बता दूं कि आज विश्वकर्मा पूजा है और कर्मा पूजा भी ग्रामीण क्षेत्रों में चलता है, जिसको लेकर के गांव के बच्चे और महिलाएं नदी में ही नदी या तालाब जो होता है वहां पे स्नान करती हैं। उसी क्रम में बच्चे और महिलाएं भी कुछ वहां पे स्नान कर रही थी, लेकिन 5 बच्चों की झुंड गहिरा नदी के गहरे मैंने पानी में जाने से वो लोग डूब गए। जब तक उनके डूबने की जानकारी मिली, कुछ लोगों ने प्रयास करके 2 बच्चों को निकाल लिया है, लेकिन 3 बच्चे की अभी भी खोजबीन जारी है। लोग वहां पर प्रयास कर रहे हैं और बड़े जाल का भी इंतजाम किया जा रहा है, ताकि अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो जाल लगा के बच्चों को खोजा जाएगा। लेकिन अब तक 3 बच्चे की जानकारी नहीं मिल पाई है, 2 बच्चे निकल गए हैं। क्या ग्रामीण स्तर पर ही इस वक्त इन बच्चों की खोजबीन हो रही है? जी, अभी तक ग्रामीण स्तर पर ही हो रही है। एक्चुअली आधे घंटे पहले की घटना है, प्रशासन को जानकारी मिली है, प्रशासनिक स्तर से भी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है कि वो ग्रामीण स्तर पे ही उसको खोजा जा रहा है। 2 बच्चे निकाले गए हैं, 3 बच्चे की खोजबीन जारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र तमाम जानकारी के लिए। पटना में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। एसकेपुरी के आनंदपुरी में बदमाशों ने करीब 6 राउंड फायरिंग की है और बदमाशों ने रिटायर कर्मी ललन सिंह के घर को निशाना बनाया है, जिसमें बाल ललन सिंह की जान तो बच गई, लेकिन देखिए किस कदर ये अपराधी बेखौफ हैं। घटना गुरुवार रात 10 बजे की बताई जाती है। पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। कितने बजे ये सब घटना हुई है? हुई है 10 बजे। 10 बजे के करीब। कितने लोग आए थे? 2 आदमी आए थे। 2 बाइक से थे? बाइक से था, 2 एक बाइक। एक बाइक पे 2 आदमी सवार थे। क्या फायरिंग की? डायरेक्ट इधर फायरिंग किया कि हवा में फायरिंग करते गया? इधर किया है। कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा? कितना गोली चला है? 3 गोली चली है। आरा सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड और कैदी वार्ड के बीच पिछले दिनों बनाए गए फंगस वार्ड में 3 दिनों से एक लावारिस महिला का शव जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसे देखने वाला, इसे हटाने वाला कोई नहीं है। बताया जा रहा है कि लावारिस महिला की मौत 3 दिनों पहले किसी बीमारी की वजह से हो गई और शव होने के वजह से यहां पर देखिए जो दूसरे मरीज हैं उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा उसका जरा अंदाजा लगाइए। और हैरानी की बात यह है कि मीडिया के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रबंधन की नींद जाकर खुलती है। अभी 24 घंटा पूरा हो गया है और यहाँ का लावारिस सेवा केंद्र लगभग 3-4 महीना से बंद कर दिया है। वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, जिसकी सूचना हम लोगों ने जिला पदाधिकारी महोदय को और एसपी साहब को दे दिया है। और अब इसका समाधान ये है कि जो लावारिस पेशेंट मरेगा और वो जिस थाने का रहेगा उस थाना के थाना अध्यक्ष ही उसका अंतिम संस्कार करवाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट पर है। नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती इलाकों में खास चौकसी बरती जा रही है। शराब तस्कर और हथियार तस्कर पर पुलिस पैनी नजर रख रही है। लखीसराय जमुई सीमावर्ती तेतहाट थाना क्षेत्र के नोनगढ़ चेक पोस्ट पर झारखंड से आने वाली हर छोटी बड़ी वाहनों की सघन जांच की जा रही है। देखिए तस्वीर आपके सामने, संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव को लेकर लखीसराय पुलिस अलर्ट पे है। खासकर नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती इलाका जो है वहाँ पे काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त हम मौजूद हैं तेतरहट थाना क्षेत्र इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक पोस्ट बनाया गया है और खुद थाना अध्यक्ष तेतरहट जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और झारखंड के तरफ से जो भी छोटी बड़ी वाहन आ रही है उसकी सघन तलाशी ली जा रही है। यहाँ पे थाना अध्यक्ष हम इनसे बात करना चाहेंगे। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार झारखंड से सीमावर्ती क्षेत्र ही है, हर एक वाहन को यहाँ जांच किया जाता है
जैसे अवैध शराब, अवैध हथियार या और भी अवैध बालू, इस सब प्रति वाहन चेक किया जाता है, जिसमें कई बार यहाँ सफलता भी मिली है। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में अवैध शराब, अवैध जो वांटेड वहाँ के क्रिमिनल्स हैं, अवैध हथियार, उसके अलावा जो ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, उनके विरुद्ध भी 107, 116 की कार्रवाई करना है। सीमावर्ती इलाका या झारखंड से होकर लखीसराय पटना जिला जाती है, तो यहाँ पे पूरी तरह से 24 घंटे चौकसी बरती जा रही है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।